यह कक्षा 9वीं का अध्याय 1 प्रश्नोत्तर लिखने वाला वीडियो है। प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत अपन एक्सप्लेन करके भी देखेंगे। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कणों के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कण पास पास हो, ठोस, थोड़े दूर दूर हो द्रव और बहुत ज़्यादा दूर दूर हो तो गैस। फिर है प्रश्न दूसरा, पदार्थ किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? पदार्थ की कौन सी अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान मतलब कम रिक्त स्थान होता है? तो जिसमें कण पास पास होंगे उसमें रिक्त स्थान कम होगा। तो ठोस में कण पास पास होते हैं तो उसमें रिक्त स्थान कम होगा। फिर है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और नगण्य संपीड़न होता है? तो ये होता है ठोस में। क्यों? क्योंकि कण बहुत पास पास है। कण पास पास होने के कारण उसका निश्चित आकार होता है, सीमाएं स्पष्ट होती है और उसको अगर दबाया जाए तो दबता नहीं है, मतलब उसमें संपीड़न जो है नहीं पाया जाता। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, वह होता है द्रव। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन कैसे निश्चित होता है? मान लो पानी जो है, पानी इसको अपन गिलास में डालें तो उसका आकार गिलास जैसा हो जाएगा, लोटे में डालें तो उसका आकार लोटे जैसा हो जाएगा, परात में डालें तो परात जैसा हो जाएगा। लेकिन जो है उसकी मात्रा नहीं बढ़ती। मात्रा तो जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी, मतलब उसका आयतन जो है वो फिक्स रहता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर लंबाई बढ़ेगी तो ऊंचाई कम हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अगर आपस में गुणा करेंगे तो आयतन का मान जो है फिक्स आएगा। अतः द्रव का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। फिर है सर्वाधिक विसरण का गुण वाला पदार्थ है। विसरण मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलने को अपन कहते हैं विसरण। एक पदार्थ का स्वतः दूसरे पदार्थ में मिलना कहलाता है विसरण। तो ये ठोस में नहीं पाया जाता है, द्रव में नहीं पाया जाता, मतलब कम पाया जाता है, और गैस में सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि गैस में कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण वो विसरण जो है गैस के कणों में बहुत ज्यादा है। गैस के न्यूनतम विसरण का गुण वाला पदार्थ है न्यूनतम, वो था सर्वाधिक विसरण। न्यूनतम विसरण मतलब सबसे कम विसरण किसमें पाया जाता है? तो वह है ठोस। गैस के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो गैस में दबने का गुण पाया जाता है। गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक पाया जाता है, तो उस रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है तो अपन दबा दबा कर उस रिक्त स्थान को कम कर सकते हैं, यानी उसमें संपीड़न का गुण पाया जाता है। निम्नलिखित में से अधिक संपीड़ित होता है, मतलब किसको अधिक दबाया जा सकता है? ऑक्सीजन, पत्थर, जल और रबर। तो ऑक्सीजन एक गैस है और गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है तो इसको दबाया जा सकता है, इसमें संपीड़न अधिक होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक है। जिस न्यूनतम ताप मतलब अपन पदार्थ को ताप देते हैं और जिस ताप पर वस्तु पिघलना चालू हो जाए उस पदार्थ को अपन उस पदार्थ का अपन क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर वस्तु पिघलना चालू हो जाए उस ताप को, उस पदार्थ का अपन गलनांक कहते हैं। बर्फ जो है, जल बर्फ 273 डिग्री केल्विन पर जल जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस ताप को अगर थोड़ा सा बढ़ा दे तो बर्फ जो है वापस जल में परिवर्तित होने लग जाता है। तो रिक्त स्थान है कि बर्फ का गलनांक, बर्फ कौन से ताप पर गलना प्रारंभ होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। ताप का मात्रक क्या है? तो ताप को मापने के लिए केल्विन अपन इकाई का उपयोग करते हैं, केल्विन नामक इकाई का प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन शुष्क बर्फ नाम से जानते हैं। शुष्क बर्फ यानी सूखी बर्फ। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके दबाया जाता है, बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, तो वह बर्फ जैसा आकार ले लेती है
और जब वो वापस ठोस से गैस में बदलती है तो द्रव रूप में नहीं बदलती है, डायरेक्ट गैस से जो है ठोस से जो है वापस वो गैस में बदल जाती है, इसलिए उसको शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जल के कणों की ऊर्जा 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा सम्मिलित रहती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। पानी जो है लगातार वाष्पित होता रहता है और पानी के उड़ने को या वाष्पित होने को अपन वाष्पीकरण कहते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। सर्वाधिक संपीड़न किसमें होता है? तो गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होने के कारण उसमें संपीड़न का गुण अधिक होता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। बर्फ कितने डिग्री पर गलता है? तो जल जो है 273 पर बर्फ में परिवर्तित होता है और बर्फ वापस जल में 273.15 केल्विन ताप पर जल में परिवर्तित होने लग जाता है। ड्राई आइस शुष्क बर्फ वो क्यों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल जो है उबलने लग जाता है। जिस ताप पर जल उबलने लग जाए या जल वाष्प में परिवर्तित होने लग जाए उस ताप को अपन जल का क्वथनांक कहते हैं। फिर ये है सत्य असत्य। फिर एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। बर्फ का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? बर्फ का गलनांक पूछा है उसने, मतलब बर्फ जो है कितने डिग्री ताप पर गलता है या पिघलता है और कौन से पैमाने पर? केल्विन। तो 273.15 केल्विन ताप पर बर्फ जो है जल में पिघलने लग जाता है। जल का क्वथनांक, जल कितने डिग्री ताप पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है। ये सेंटीग्रेड, अगर केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन ताप पर जो है जल उबलकर वाष्प में बदलने लग जाता है। कमरे के ताप पर जल कौन सी अवस्था में रहता है? जल को अपन साधारण ताप पर देखते हैं तो हमेशा जो जल है वो द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? तो द्रव। दाब का मात्रा क्या है? दाब को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं अपन? तो पास्कल नामक इकाई का उपयोग अपन दाब को मापने के लिए करते हैं। मिश्रण को परिभाषित कीजिए। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना विसरण कहलाता है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और विसरण का गुण सर्वाधिक गैसों में पाया जाता है, ठोसों में न्यूनतम पाया जाता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। क्यों? द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? क्योंकि उनके कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है। क्या अधिक होता है? रिक्त स्थान अधिक होता है, तो उस रिक्त स्थान में दूसरे पदार्थ के कण आकर मिल जाते हैं, इसलिए द्रव में विसरण की जो दर होती है वो अधिक होती है। ठोस में रिक्त स्थान कम होता है, दूसरे पदार्थ के आकर मिलने में, ठोस में दूसरा पदार्थ आकर मिलने में कठिनाई होती है, इसलिए उसमें विसरण जो है, विसरण की दर जो है कम होती है। गलनांक किसे कहते हैं? 7वां प्रश्न है। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ गलने लग जाए, पिघलने लग जाए, उसे उस पदार्थ का उस ताप को गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है पिघलने लग जाए या गलने लग जाए, उस ताप को अपन गलनांक कहते हैं। क्वथनांक, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलकर वाष्प में परिवर्तित होने लग जाए या जिस ताप पर पदार्थ जो है उबलने लग जाए, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। जल की भौतिक अवस्था 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी? तो द्रव। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में बदले और 0 डिग्री से ऊपर
बढ़ाओगे 1 2 3 4 5, जितना भी बढ़ाया जाओगे ये जल में रहेगा। और जब जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का ताप पहुंच जाएगा, उसके बाद जो है जल वाष्प में परिवर्तित होने लग जाएगा। तो 100 से ऊपर ये गैस रूप में रहेगा, 100 से 0 तक, 100 से 0 के बीच में ये द्रव अवस्था में रहेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ अवस्था में रहेगा। अब ये उल्टे शब्द है, विलोम शब्द। संगलन, पिघलना, द्रवण या गलन, उल्टा क्या है? गलने का उल्टा है जमना। ऊर्ध्वपातन का उल्टा है निक्षेपण। वाष्पीकरण का उल्टा है संघनन। वाष्पीकरण यानी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, और बिखर जाना, बिखर कर वापस जुड़ने को अपन कहते हैं संघनन। वायु गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? सब एक ही शब्द है, गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा या संगलन की गुप्त। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब ये है, एक पदार्थ की एक अवस्था जब दूसरी अवस्था में बदलती है, मान लो ठोस अवस्था है, वह द्रव अवस्था में बदलती है, तो पदार्थ जब ठोस से द्रव में बदलता है, तो ठोस से द्रव में बदलने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो, वो ऊष्मा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। फिर है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो ऊर्ध्वपातन जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब पदार्थ की अवस्था बदल रही है, ठोस से गैस। तो जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था चेंज करता है और वो ठोस से सीधे काहे बदलता है? गैस में बदलता है, तो उसे अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन है, अमोनियम क्लोराइड है और कपूर है। कपूर को आपने देखा होगा कि जब अपन उसको जलाते हैं तो वह सीधे ठोस से जो है गैस में बदल जाता है। निक्षेपण क्या है? अभी अपन ने पढ़ा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के उल्टे को अपन निक्षेपण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के उल्टे, ऊर्ध्वपातन में क्या हुआ था? ठोस गैस में बदल रही थी। इसमें क्या हुआ? जब कोई गैस सीधे ठोस में बदल जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो ये जो है इसका उदाहरण शुष्क बर्फ है। फिर वही प्रश्न आ गया कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब कंप्रेस किया जाता है, उसके ऊपर बहुत अधिक दाब डाला जाता है। दाब डाला जाता है तो उसके कण पास पास आ जाते हैं, और इतने कण पास पास आ जाते हैं कि वो बर्फ जैसी दिखने लग जाती है। तो उसे अपन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और शुष्क बर्फ इसलिए कहते हैं कि जब वो अवस्था बदलेगी तो वापस उस ठोस से गैस में बदल जाएगी, वो पानी में नहीं बदलेगी। हाथ लगाओगे तो ठंडापन जरूर महसूस होगा, लेकिन हाथ गीला नहीं होगा। फिर है घनत्व क्या है? इसका मात्रक लिखिए एसआई पद्धति में। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान में उस पदार्थ का घनत्व होता है। मतलब यह है कि द्रव्यमान में आयतन का अगर भाग देंगे अपन तो घनत्व का मान प्राप्त होगा। ये लिखने का है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि जब भी पदार्थ की अवस्था बदलेगी तो पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं, कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, उसे आणविक आकर्षण बंध भी कहते हैं। तो उन बंधों को तोड़ने में वो जो ऊर्जा है वो खर्च हो जाती है, इसलिए ताप जो है स्थिर रहता है, वो बढ़ता नहीं।
अब पढ़ते हैं अपन 7वां प्रश्न है, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडी हवा क्यों देता है या अधिक ठंडा क्यों रहता है? तो कूलर में अपन डालते हैं पानी, और पानी कूलर के अंदर जो फैन होता है उसके माध्यम, और उसके अंदर मोटर रहती है, मोटर के माध्यम से पानी कूलर की जालियों पर के ऊपर गिरता रहता है, और थोड़ा बहुत जो है चारों तरफ पानी बिखरता रहता है, उड़ता रहता है, और वो पानी उड़ जाता है, चारों तरफ बिखर जाता है। बिखरने के बाद वो पानी ऊपर उड़ता है, मतलब ऊपर वाष्पित होता है, और वाष्पित होने के लिए वो आसपास की जो गर्मी है, ऊष्मा है, उसको खींच कर वो ऊपर वाष्पित होता है, जिसके कारण आसपास का वातावरण जो है ठंडा हो जाता है। फिर गर्मी में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, मतलब मटके का जल ठंडा क्यों होता है? तो मटके के अंदर पानी होता है, और मटके में होते हैं बारीक बारीक रंध्र या छिद्र। उन बारीक बारीक छिद्रों से पानी जो है बाहर धीरे धीरे आता है, रिसता है, और पानी बाहर आ जाता है। उस मटके से पानी जो है, मटके के छिद्रों से पानी जो है धीरे धीरे रिस कर बाहर आ जाता है, और वो पानी वापस वाष्पित होता है, और वाष्पित होने के लिए वो उसे ऊष्मा की आवश्यकता रहती है, और ऊष्मा वो आसपास के वातावरण से लेता है, उस मटके के अंदर जो जल है उससे लेता है, और ऊष्मा पाकर वो उड़ जाता है। अगर उस मटके के जल के अंदर की ऊष्मा को खींचेगा तो अंदर मटके का जल जो है धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और किस रंग के पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए और सफ़ेद रंग के पहनना चाहिए। सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि सूती कपड़ा जो है अत्यधिक जल को अवशोषित करता है, यानी पसीने को अत्यधिक खींचता है, और हमारे पसीने को जब वो सूती कपड़ा खींच लेगा और खींचने के बाद वो पसीना वाष्पित होगा तो हमारे शरीर की गर्मी जो है वो खींच लेगा, जिससे हमारा शरीर जो है ठंडा रहेगा। इसलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए। सफ़ेद इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो है प्रकाश का परावर्तक होता है, प्रकाश का अच्छा परावर्तक और बुरा अवशोषक होता है। मतलब वो प्रकाश जितना भी उसके ऊपर गिरेगा, जितनी भी ऊपर उसके ऊपर गर्मी गिरेगी, उसको पूरा लुटा देगा, जिसके कारण इसलिए हमें जो है गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना चाहिए। कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? प्लेट में जो है जब अपन चाय डालेंगे तो चाय फैल जाएगी, चाय क्या होगी? फैल जाएगी। और कप में जो है वो कप का मुंह छोटा रहता है, उसमें चाय जो है कम फैलेगी। अगर चाय को ज़्यादा मात्रा में फैला जाएगा तो ज़्यादा भाग से चाय जो है वाष्पित होगी, क्योंकि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतह के ऊपर से वाष्पित होती है। चाय जितनी फैलेगी उतनी ज़्यादा वाष्पित होगी और उतनी जल्दी ठंडी होगी। तो अपन कप में चाय ठंडी नहीं होगी, प्लेट में जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए अपन कप की अपेक्षा जो है प्लेट में ज़्यादा चाय जो है जल्दी ठंडी हो जाती है और अपन पी लेते हैं। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? जब भी हमारे हथेली पर हम एसीटोन डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे या इत्र डालेंगे, ये तीनों जो है बहुत जल्दी वाष्पित होते हैं। इनका जो वाष्पीकरण की जो दर है बहुत तेज होती है, कम ताप पर वाष्पित हो जाती है। ये क्या होते हैं? कम ताप पर ही वाष्पित हो जाते हैं। तो इनको हथेली पे डालेंगे, ये वाष्पित होंगे, और वाष्पित होने के लिए हथेली के अंदर की ऊष्मा को खींचेंगे, ऊष्मा खींचकर वाष्पित होंगे, इसलिए हथेली जो है ठंडी हो जाती है। वाष्पीकरण क्या है? तो पानी का वाष्प बनकर उड़ने को हम वाष्पीकरण कहते हैं। फिर ये सवाल है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलिए। मतलब केल्विन को काय में बदलना है? सेल्सियस में। केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो इसकी ट्रिक है, ABCD में अपने को
के से सी की ओर उल्टा जाना है। किधर जाना है? के से सी की ओर उल्टा। तो ए बी सी डी जैसे लिखते हैं अपन ए से जेड तक, तो सीधे जा रहे हैं ए बी सी डी। उल्टे जाएंगे मतलब जेड से ए की ओर जाएंगे। जब सीधे जाएंगे तो 273 को प्लस करना है, और उल्टे जाएंगे तो 273 को माइनस करना है। तो यहाँ के से किधर की ओर जाना है? सी की ओर जाना है। तो केल्विन को सेल्सियस मतलब उल्टा जाना है। तो जो मान दिया उसमें से 273 घटा देंगे, सेल्सियस का मान आ जाएगा। और जब सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, सेल्सियस को केल्विन मतलब ए बी सी, पहले सी आया, फिर डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। जब सीधे जा रहे हैं सी से के की ओर, तो 273 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे तो काई का मान आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। तो सी जो है काइन बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। तो सेल्सियस जो है केल्विन में बदल जाएगा। ये पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ की जो अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, उनमें तीनों अवस्थाओं में क्या क्या अंतर है, इस अंतर को हमने सारणीबद्ध कर रखा है। बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का जो है घनत्व कम होता है, एक कारण तो ये। दूसरा कारण ये है कि जब बर्फ को पानी के ऊपर डाला जाता है तो वह कुछ पानी को बाहर यदि पात्र पूरा भरा हुआ है तो बर्फ जैसे ही डालेगा, उस पात्र में बर्फ को जैसे डाला जाएगा, कुछ पानी बाहर जो है झलके, और झलकने वाला पानी जो है बहुत ज़्यादा होता है। उस बर्फ में जितना वजन है, उस वजन की तुलना में ज़्यादा होता है, और झलकाए गए पानी का मान अगर ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा, अंदर खींचने वाले बल का मान कम हो जाएगा, तो बर्फ जो है पानी पर तैरेगा। फिर वायुमंडल में गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई एक विधि, तो दाब बढ़ाकर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। और अपन क्या कर सकते हैं, ताप कम होने के कारण भी गैसें जो है सम्मिलित होकर बादलों में बदल जाती है, जो द्रव की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है। लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? लकड़ी की मेज ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि ठोस के अंदर कण जो है अत्यधिक पास होते हैं, और पास होने के कारण उनके बीच में अंतराल का आकर्षण बल जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें अपन हाथ नहीं घुमा सकते हैं, हाथ मारने पर हाथ में चोट पहुँचेगी, इसलिए लकड़ी की मेज जो है ठोस होती है, कणों की बनावट के आधार। इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी क्यों पहुँच जाती है? क्योंकि इत्र की वाष्पीकरण दर बहुत अधिक होती है, कम ताप पर वाष्पित हो जाता है। ये वाष्पित होकर गैस हवा में मिल जाता है, और हवा के माध्यम से हमारे तक पहुँच जाता है। इसलिए जो है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुँच जाती है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती है? तो भाप में अधिक होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा की सम्मिलित रहती है, इसलिए भाप में जलने की तीव्रता अधिक होती है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो पदार्थ जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो उसके अंदर अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा पदार्थ को दी जाती है, वो ऊष्मा जो है पदार्थ के अंदर गुप्त ऊष्मा के रूप में सम्मिलित रहती है। गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। क्यों? कारण गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं, क्योंकि गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, और कण जो है अनियमित गति करते हैं, इधर उधर हमेशा गति करते रहते हैं, जिसके कारण पदार्थ को, ये गैस को जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन को पूरा दें। उसे इतना सा मान लो किसी बर्तन में रखा, और बर्तन बड़ा है तो कणों के बीच में रिक्त स्थान बढ़ता जाएगा, और कण जो है इधर उधर गति करते हैं, गति करेंगे रिक्त स्थान बढ़ेगा तो बर्तन पूरा भर जाएगा। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव क्यों डालती है? क्योंकि गैस के कणों में अनियमित गति होती है, गति करेंगे तो दीवारों पर दबाव डालेंगे। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है। क्यों? पदार्थ को यदि उष्मा दी जाएगी,
पदार्थ को यदि गर्म किया जाए तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इधर उधर भागने की गति उनकी बढ़ जाएगी, और जब उनकी गति बढ़ जाएगी तो वो हवा में मिल जाएंगे और हवा के माध्यम से हमारे नाक तक पहुंच जाएंगे, जिससे गर्मा गर्म खाने की गंध अपने को पहुंच जाए। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, क्यों? क्योंकि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण पानी कट जाता है। ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसलिए उसको काटना आसान नहीं होता। पदार्थ के कणों की विशेषता क्या है? तो पदार्थ के कणों की 5 विशेषता है। कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, लगातार गतिशील होते हैं, गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, स्नेह ये पदार्थ नहीं है, गंध पदार्थ नहीं है, घृणा पदार्थ नहीं है, बादाम पदार्थ है, विचार पदार्थ नहीं है, शीत मतलब ठंड पदार्थ नहीं है, नींबू पदार्थ है, पानी पदार्थ है, इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं। एक समान ताप पर बर्फ और पानी में से अधिक शीतलता कौन प्रदान करेगा? तो बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करेगा, क्योंकि पानी जब बर्फ में बदल रहा है तो उसे जो उसकी जो ऊष्मा खींची गई थी वो ऊष्मा जो है बर्फ में गुप्त ऊष्मा के रूप में रहती है, जिसके कारण बर्फ जो है अधिक शीतलता प्रदान करता है। अब ये टिप्पणी लिखनी है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दृढ़ता, संपीड़ता, तरलता, आकार, गतिज ऊर्जा। दृढ़ता, दृढ़ता का अर्थ है ठोस, दृढ़ता का अर्थ है ठोस। बाह्य बल लगाने से जिसकी आकृति में कोई बदलाव ना आए उसे अपन ठोस कहते हैं, वो कहते हैं कि पदार्थ बहुत अधिक दृढ़। संपीड़ता, संपीड़ता दबने के गुण को अपन संपीड़ता कहते हैं। तरलता, बहने वाले पदार्थों में तरलता का गुण पाया जाता है। फिर आकार की देनी है, फिर आयतन की देनी है, फिर गतिज ऊर्जा की देनी है। कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक लिखिए। तो मापने योग्य राशि का नाम, मात्रक और प्रतीक। तापमान केल्विन में नापते हैं, इसका प्रतीक है के। लंबाई को अपन मीटर में नापते हैं, इसका प्रतीक है एम। सहती को किलोग्राम में नापते हैं, इसका मतलब है केजी, इसका प्रतीक क्या है केजी। भार को अपन न्यूटन में नापते हैं, इसका प्रतीक है एन। आयतन को अपन घन मीटर में नापते हैं, इसका मात्रक है एम की घात 3। घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर में नापते हैं, दाब को अपन पास्कल में।